तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके की क्लास है। उत्तराखंड जीके में आज बात करेंगे उत्तराखंड में जो एनवायरनमेंट मूवमेंट हुए हैं या पर्यावरण आंदोलन हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप, उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो ऐसी समस्याएं हैं जो पहाड़ पे हर जगह आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन दुनिया में ऐसे इलाके बहुत सारे हैं, ऐसी सरकारें, ऐसे देश बहुत ज़्यादा हैं कि जिन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी नीतियां बनाई हैं कि वो पहाड़ पर वो समस्याएं नहीं रह गई। लेकिन हमारे देश में खास करके उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में जो समस्याएं हमेशा से चली आ रही हैं पहाड़ की, वो आज भी लगभग कायम है। जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या है? पहाड़ से पलायन। पहाड़ से पलायन हो रहा है। पलायन का मतलब ये है कि अपना मूल निवास छोड़ करके हम राज्य में ही नीचे के यानी कि मैदानी इलाकों में या देश में अन्य राज्यों में या विदेश में हम चले जा रहे हैं, जिससे पहाड़ शून्य होते जा रहे हैं। अब पलायन की वजह क्या है? पलायन की वजह क्या है? आप कहोगे सर फैसिलिटीज़ नहीं है, सुविधाएं नहीं है। बात सही है, स्कूल अस्पताल हैं लेकिन बहुत दूर दराज हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में स्कूल अस्पताल। इसके अलावा आने जाने के साधनों की समस्या आप लोग जानते हो। मैं कोई भी ऐसी नई बात आपको बताने नहीं जा रहा हूँ जो आप ना जानते हो। मैं चल रहा हूँ पर्यावरण की तरफ को, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत है कि मैं आपको बहुत कोई नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, सिस्टमेटिक तरीके से बताऊँगा आपको जो भी बताऊँगा। तो समस्याएँ हैं, आने जाने की समस्याएँ हैं, जो मूलभूत नीड्स हैं हमारी उसकी समस्याएँ, स्कूल अस्पताल की समस्याएँ हैं, रोज़गार की समस्या है। रोज़गार के स्तर पर हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए पलायन हो रहा है। अब इन सब से हम पार पालें तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो डिजास्टर्स हैं, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अक्सर पहाड़ पर बादल फटता है, कोई गधेरा समझते हैं ना, पहाड़ पे जो बरसाती नाले होते हैं उन्हें गधेरे कहते हैं। अक्सर बादल फटा, कोई गधेरा उफान पे आया, उसने जो है कि आसपास की चट्टानों को दरका दिया, जिसे आप लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन कहते हो। पहाड़ी दर की वो नदी नाले में जाकर के डिग गई, उसने बाढ़ की शक्ल ले ली। चारों तरफ त्राहिमाम जिसे कहते हैं ना, हाय अल्लाह जो होती है वो होने लगती है। एक मिनट रोक दीजिए। तो खैर, एक ज़रूरी कॉल आ गई थी, उसकी वजह से व्यवधान हो गया। तो हम लोग कहाँ थे? हम साथ बात कर रहे थे। हाँ, हम ये कह रहे थे कि इससे भी ज़्यादा पलायन के लिए जो एक आम बुद्धि है ना कि साहब पलायन नहीं हो रहा, सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन इसके जड़ में क्या है ना? इसके जड़ में है प्रकृति। जो प्रकृति अक्सर हमें अपना रौद्र रूप दिखाती है, जो प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, या प्रकृति को साथ लेकर के या नेचर या एनवायरनमेंट को साथ लेकर के हमारी जो सरकारें पॉलिसीज़ बेहतर तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेहतर तरीके से नहीं बना रही हैं, हर सरकार कोशिश करती है बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज़ बेहतर तरीके से लागू नहीं हो रही है। अब उसमें कौन उसके लिए दोषी है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने क्या करना है? आपको पढ़ाना है, ठीक है ना? तो खैर, अब जो हमारी जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ कह लें या उसका बेहतर संरक्षण ना कह लें, उसकी वजह से बार बार अक्सर जो हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। पहाड़ अभिशप्त है कौन सी आपदा के लिए? पहाड़ पे एक देखो क्वेश्चन आता है अक्सर कि पहाड़ पर सबसे विनाशकारी आपदा कौन सी है और पहाड़ पर बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? तो पहाड़ पर सबसे विनाशकारी जो आपदा सिद्ध होती है वो होती है भूकंप, समझ रहे ना? और लेकिन सबसे बार बार जो अक्सर आने वाली आपदा है वो लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन, ठीक है, समझ रहे? खैर, अब जैसे जैसे आप देखो ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो पहाड़ भी, जो हरे भरे पहाड़ हैं उनकी हरियाली भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और पहाड़ पर हरियाली का बना रहना बहुत ज़रूरी है, पहाड़ पर पानी का बना रहना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ पर जो चट्टानें हैं, पहाड़ पर जो धारे हैं, धारे या धारा कह लो, जो गधेरे हैं, जो न्योले हैं, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के, उनका बना रहना ज़रूरी है। उनमें जितना पानी रहेगा उतनी नमी रहेगी ज़मीन में, और जितनी नमी ज़मीन में रहेगी उतने ज़्यादा प्लांट्स पहाड़ पर डेवलप होंगे। और पहाड़ पे हरियाली या प्लांट्स जो है वो पहाड़ की हर समस्या का हल है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हर समस्या का हल है। और इस चीज़ को पहचानना शुरू किया था सबसे पहले हमारे यहाँ चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरणविदों ने। इन लोगों ने एहसास ये महसूस करना शुरू कर दिया कि विकास के नाम पर या रेवेन्यू के नाम पर, राजस्व के नाम पर, वनों से सरकार को बहुत आय होती है ना, वनों में तरह तरह की लकड़ियां हैं, उससे सरकार को बहुत इनकम होती है। वन निगम का काम क्या है? नए पेड़ लगाना, पुराने पेड़ काटना, नए पेड़ लगाना, पुराने पेड़ काटना। तो पुराने पेड़ काटने की दर ज़्यादा है, नए पेड़ लगाने की दर कम है। अच्छा, आपने पेड़ लगा भी दिए तो उनका संरक्षण बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये सोचा गया कि जंगल जो आप लगातार काट रहे हो, किसके नाम पर? एक तो विकास के नाम पर और दूसरा सरकारी रेवेन्यू के नाम पर। इसके अलावा जो खनन चल रहा है जंगल में, खनन समझते हैं ना,
आमतौर पर पहाड़ में खनन कोई रेत बजरी पत्थर का होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एडोलोसाइट मिल जाएगा, डोलोमाइट मिल जाएगा, सोपस्टोन आपको यहाँ मिल जाएगा, खड़िया चूने के लिए आपको कच्चा माल मिलेगा, जिप्सम के लिए कच्चा माल आपको मिलेगा, है ना। और रेत तो है ही जगह जगह जहाँ पर। और आपको पता ही है सबसे ज़्यादा किस खनिज की मांग है? रेत की मांग है ना। रेत भी तो खनिज है ना, तो सबसे ज़्यादा मांग इसी की है। तो पहाड़ का सीना लोग चीरे जा रहे हैं। अरावली पहाड़ दुनिया में सबसे ऊँचा पहाड़ होता था कभी। इन खनन माफियाओं ने धीरे धीरे, आप कहते हो ना कि क्लाइमेट चेंज ने अरावली पहाड़ को धीरे धीरे नीचा कर दिया ना, मैं कहता हूँ ये जो खनन माफिया है ना, आदिकाल से लेकर अब तक, भाई लाल बलुआ पत्थर की इमारतें बनी, संगमरमर की इमारतें बनी, आपने वो सारे पहाड़ खोद दिए, अरावली पहाड़ को आज दुनिया के सबसे नीचे पहाड़ों में से एक कर दिया आपने, है ना। तो अब चंडी प्रसाद भट्ट जैसे जो लोग थे, इन्होंने इस चीज़ को महसूस करना शुरू किया कि नहीं साहब, भविष्य में ये जो दोहन हो रहा पहाड़ के खनिजों का, पहाड़ की हरियाली का, भविष्य में एक संकट लेकर आएगा। इसके लिए इन्होंने पहाड़ों को, पहाड़ के जो जंगल हैं उनको, जंगलों में जो पानी है उनको बचाने की मुहिम शुरू कर दी। तो अब इन्हीं को हम कहते हैं पहाड़ पर पर्यावरण के आंदोलन। पर्यावरण को आप ये समझ सकते हो, देखो पहाड़ पर पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो जंगल है, जो वनस्पति है हमारे यहाँ, और जो पानी है उसको बचाना, उसको सहेजना, न केवल उसको बचाना या सहेजना बल्कि उसको और बढ़ावा देने की कोशिशें भी करना। अब पहाड़ पर पर्यावरण को बचाने के लिए दो तरह के मूवमेंट हैं। एक वो जो सरकार का विरोध करते हैं, सरकारी नीतियों का विरोध करते हैं, उसके लिए धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आप उसे गांधीवादी तरीका आप खैर कह सकते हैं, ये गांधीवादी सत्याग्रह का तरीका आप कह सकते हो, ठीक है ना। सरकार से लड़ना, हिंसक रूप से नहीं, अहिंसक रूप से सरकार से लड़ना। तो एक धारा तो वो वह चली, और दूसरी धारा वो है जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव काम किए, रचनात्मक काम किए। उन्होंने ना तो सरकार से सहायता ली, ना सरकार का विरोध किया, उन्होंने अपने स्तर पर पहले खुद जागरूक हुए, फिर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उन्हें बताया कि पेड़ों का, जंगलों का और पहाड़ पे जो पानी है, पानी के जो स्रोत हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको बचाना शुरू किया। तो एक तरफ आप देखोगे चिपको मूवमेंट, वो गांधीवादी सत्याग्रह है जो सरकारी नीतियों का विरोध करता है। तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो मैती है, या रक्षा सूत्र आंदोलन है, या पहाड़ी राखो आंदोलन है, ये जो है कंस्ट्रक्टिव हैं। ये ग्राम समुदाय को जगाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पेड़ों को, जंगलों को कैसे बचाना है। तो देखो, अगर आपने पेड़ों को बचाना है तो उसके लिए फौरी उपाय क्या है? आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? आपको तुरंत दर्द का इंजेक्शन या दर्द की गोली देगा, जिससे कि आपका एक बार दर्द रुक जाए। उसके बाद वो वजह तलाशेगा, डायग्नोसिस करेगा कि दर्द हो क्यों रहा है, क्या वजह है दर्द होने की, उस पर वो काम करेगा। उसका इलाज फिर लंबा चलता है। कहता है ना डॉक्टर कि लो भाई ये दवाई ले लो 1 हफ्ते की, उसके बाद आना, फिर 15 दिन बाद आना, फिर 20 दिन बाद आना। डायग्नोसिस जब वो करता है कि हाँ भाई इस वजह से, ताकि ये दर्द दोबारा ना हो, है ना। तो उसी तरह से हमने क्या किया, पहाड़ को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमने सरकारी नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया कि जो अवैध खनन या अवैध कटान हो रहा है जंगलों का, वो रुके, अवैध शिकार हो रहा है वो रुके। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे हमने भी और सरकारों ने भी कहा कि पहाड़ पर जंगल और पानी बचना चाहिए, इससे ये समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इस दिशा में आप देखें 2 धाराएँ हैं, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें भारत के पहले आधुनिक पर्यावरणवादी कहा जाता है। आधुनिक पर्यावरणविदों में से जो पर्यावरणविद माने जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, उसे हम कहते हैं पर्यावरणविद। तो भारत में बहुत सारे पर्यावरणविद हुए हैं। 50 और 60 के दशक के बाद जो पर्यावरणविद हुए उन्हें हम कहते हैं आधुनिक पर्यावरणवादी। उनमें सबसे जो अग्रणी या सबसे पहला नाम है वो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा का है। चंडी प्रसाद भट्ट ने अपना जीवन जो पर्यावरण के बचाव के लिए शुरू किया उन्होंने 1964 में, सवाल आ रहा है भी कई बार है, 1964 में चमोली जिले का एक गांव है दशोली, यहाँ पर अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था ग्राम स्वराज संघ। मैंने लिखा भी है 1964 दशोली गांव में, चमोली में हुआ ये। यहाँ पर इन्होंने अपना एक संगठन बनाया ग्राम स्वराज संघ, और किसने बनाया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। यहाँ से अपने इन्होंने काम करने शुरू किए। ये लोग जो थे ना, ये जो विनोबा भावे हैं, उन गांधीवादी तो थे ही, गांधी जी का समय इन्होंने देखा ही, गांधीवादी जो राजनीति थी वो तो देखी। इसके अलावा जो विनोबा भावे का जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था, उससे भी ये लोग जुड़े हुए थे। फक्कड़ लोग थे ये, फक्कड़ समझते हैं ना, जिसे बस जीने के लिए खाना मिल जाए, इसके अलावा वो सारा जीवन अपना मानवता के लिए लगा देता है, ठीक है। खैर, तो अभी मैंने लिखा है चिपको अंगल बलथा, इसकी बात अभी मैं करूँगा। तो चंडी प्रसाद भट्ट ने धीरे धीरे आसपास जो है अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी, और उसका माध्यम बना ये संगठन 1970 के दशक में। अब ये सीधे इन्होंने अपना जो ग्रुप था, अच्छा देखो, एक शब्द आता गुट और एक शब्द आता समूह। गुट जो है वो नकारात्मक शब्द
है ना। मतलब गुट से ऐसा आभास आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असामाजिक गतिविधियों में लगे होंगे, तो हम गुट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे संगठन। अब संगठन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब जब तुम मेरी क्लास जब रिवाइज करोगे ना, ये जो पुरानी वीडियो है जब वो रिवाइज करोगे, तो देखो जैसे मैंने अभी इसकी बात की ना, गुट या संगठन, तो अभी तुमने परीक्षा पास करनी है, तुम्हारा एग्जाम आने वाला, तो जैसे ये गुट या संगठन इस तरह की बात है मैं करने लगा, आपने उसको स्किप कर दिया और मुद्दे पर आ गए। कहाँ पर आ गए, मुद्दे पे। या जैसे मैं पर्यावरण में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपको लगा यार हमें आता है, सीधे मुद्दे पे आ जाओ, तो सीधे मुद्दे पे आ गए, ठीक है। क्योंकि आप तो मेरे सीनियर स्टूडेंट हो, आपको तो चीज़ें हैं, लेकिन अब जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं या नहीं देखेंगे, उनको भी समझ में आना चाहिए ना, जिससे गरीब चैनल धीरे धीरे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाए, है ना। अभी हम BPL है ना भाई, अभी हम BPL है, तो अभी हमने BPL से ऊपर उठना है, ओके। तो 1970 के दशक में इनके साथ जनसमूह इकट्ठा हो गया। अब इन्होंने जो सरकारी नीतियां हैं वनों को लेकर, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छा, विरोध जो था हमारा किससे था, देखो बंदोबस्त और चकबंदी, हदबंदी, तमाम तरह से नए नए जंगल कानून आ गए। उसी बीच पर्यावरण को लेकर के वो कौन सा सम्मेलन हो गया था, इसका स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया था। तो अब जगह जगह बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क बनने लगे। अब जब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने लगी, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके अधिकार प्रभावित होना शुरू हो गए। उन्होंने तो आज तक जंगल को अपना ही माना, जिधर चले जाओ, जहाँ से मर्जी लकड़ी काटो, जहाँ से मर्जी खनन करो, है ना, जहाँ मर्जी अपने जानवर लेकर के चराई के लिए निकल जाओ। अब सरकार ने रोक लगानी शुरू कर दी, क्यों, क्योंकि जंगलों को प्रोटेक्टेड एरिया में बदल दिया। अब जब रोक लगनी शुरू हो गई, तो जो आसपास के जो लोग हैं, जंगल के आसपास जो रहते हैं, जो जंगल को अपनी संपत्ति समझते हैं और है भी, उनके अधिकार जो संकट में पड़ गए, उनको वहाँ से बेदखली उठानी पड़ी। तो ऐसे में लोगों ने सरकारी नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब सरकारी नीतियों का विरोध जो था वो तो दो तरीके से था। एक तो जो हमारे अधिकार हैं, यानी हम यहाँ अपने पशु चरा सकते हैं, खेतीबाड़ी कर सकते हैं, इसके अलावा जो ज़रूरत की जो लकड़ियाँ हैं वो हमें मिलनी चाहिए। दूसरा, जो अवैध कटान हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा जंगलों को आप काट रहे हो, वो रुकना चाहिए। तो 1970 के दशक में चंडी प्रसाद भट्ट ने सरकारी जो वन नीति थी उसको लेकर के मुहिम शुरू कर दी। अब बहुत जल्दी 1971 में पहली बार चमोली में गोपेश्वर में सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह शब्द आपको पता है गांधी जी की देन है, ये एक कंपटीशन से आया था सत्याग्रह शब्द, लेकिन आपसे कोई पूछे कि सत्याग्रह शब्द कहाँ से आया, तो गांधी जी से ही आया, ठीक है ना। तो 1971 में पहली बार, अब उस समय का उत्तर प्रदेश था ये, आप उत्तराखंड, आज उत्तराखंड कह सकते हो, उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में पहली बार महिलाओं और पुरुषों ने सत्याग्रह किया या उसके विरोध में जुलूस निकाला। कहाँ पर, गोपेश्वर में। किसके विरोध में, सरकार की जो वन पॉलिसी है उसके खिलाफ। ये आ सकता है कि पहला हमारे यहाँ जो सत्याग्रह हुआ, कब हुआ, 1971 में। कहाँ पर, गोपेश्वर में, ठीक है। प्रदेश का पहला था, वो किसके नेतृत्व में, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, सरकार थोड़ी सी जागी, लेकिन मामला कुछ बना नहीं। जब मामला नहीं बना तो 24 अप्रैल 1973 को चंडी प्रसाद भट्ट जी ने 24 अप्रैल 1973 का दिन चुना और कहा भाई इस दिन हम गोपेश्वर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे सरकार को जगाने के लिए। तो साहब 24 अप्रैल 1973 को गोपेश्वर से चिपको मूवमेंट की जो है शुरुआत हो गई। अब एक बड़ी दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, कई बार आंसर देता है कि चिपको मूवमेंट शुरू हुई 24 अप्रैल 1973 को, तो कई बार आंसर देता है 26 मार्च 1974 को। वही दोनों ही सही है, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन सही होना, तो सही कौन सा होगा। तो देखो, चंडी प्रसाद भट्ट ने स्त्रियों पुरुषों को अपने साथ लिया और साथ लेकर के 24 अप्रैल 1973 को गोपेश्वर में उन्होंने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, जो भी गांधीवादी तरीके होते हैं वो शुरू कर दिया। और उन्होंने यहीं से अपनी मूवमेंट को नाम दिया अंगलवल्था। गढ़वाली शब्द है अंगलवल्था, इसका मतलब है गले लगाना, अंग से लगाना। इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अगर पेड़ कटान ना रुके तो आप जंगल में जाओ और पेड़ों से चिपक जाओ, जंगल में जाओ और पेड़ों से चिपक जाओ। लेकिन चिपको सब नाम नहीं दिया, ध्यान रखना, पेड़ों से चिपक जाओ, पेड़ों को आलिंगन कर लो। अंगलवल्था यानी कि अपने अंग लगा लो। अब अगर पेड़ों पर कुल्हाड़ी चले तो पहले तुम पर चढ़ेगी। कोई भी इंसान इतना जालिम तो है नहीं कि इंसानों, पेड़ के लिए इंसानों को काट दे। खैर, यहाँ से मुहिम शुरू हो गई। अब बात फिर आगे बढ़ने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। यहाँ से ये मूवमेंट शुरू हो गई। कौन सी मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, जिसका पुराना नाम क्या है, अंगलवल्था। अंगलवल्था नाम किसने दिया, चंडी प्रसाद भट्ट ने। तो ये बिल्कुल सही है कि चिपको मूवमेंट शुरू हुई 24 अप्रैल 1973 से, गोपेश्वर से। किसके नेतृत्व में, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें गोरा देवी की एंट्री कैसे होती है। गोरा देवी जो हैं, इनका मायका कहाँ था, लाता, टिहरी में, लाता गांव में, और इनकी ससुराल कहाँ है, रैणी में। गोरा देवी जो है रैणी गांव में जो महिला मंगल दल था उसकी हेड थी। अच्छा, ये विधवा हो चुकी थी, लेकिन सामाजिक साराकारों से इनका नाता था और ये भी एक्टिव थी। जो आपका ये जो गोपेश्वर सत्याग्रह है ना, ये इसमें भी भाग ले चुकी थी। इनका नाम क्या था, गोरा देवी भंडारी। पूरा नाम क्या है इनका, गोरा देवी भंडारी, ठीक है साहब, भंडारी जी ना है पंडित जी। अब भंडारी ब्राह्मण होते हैं,
नहीं पता? अरे कैसे कैसे पंडित जी हो तुम? भंडारी ब्राह्मण होते हैं तो क्या होते हैं? अच्छा चलो जो भी होते हैं। तो गोरा देवी भंडारी जो थी वो इस सत्याग्रह में वो गई थी, अवेयरनेस उनमें आ गई थी। अब होता क्या है कि 26 मार्च 1974 के दिन जो रैणी गांव है उसके आसपास जंगल में ठेकेदार कटान शुरू कर रहा था। पिछले आरओ में सवाल भी आया कि कौन सी कंपनी वहाँ पर कटान कर रही थी, खैर जो भी कर रही होगी। तो वहाँ पर जंगल में कटान हो रहा था, लोग इसका विरोध कर रहे थे तो उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो इस दिन क्या हुआ कि जो गाँव के ज़्यादातर जो पुरुष थे, पता नहीं कोई बारात थी या कोई मेला था या कोई और मसला होगा, गांव के ज़्यादातर जो पुरुष थे गांव से बाहर गए हुए थे। जैसे गांव से कोई बहुत बड़ी बारात जा रही है ना तो पुरुष खाली हो जाते हैं, गांव चले जाते हैं गांव छोड़ करके। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, डकैती, चोरी डकैती, अक्सर डकैत मौका ढूंढते थे। बारात गई, अब पुरुष तो सारे गए, अब लूट लो गाँव को। लेकिन अब तो खैर कानून का राज अच्छी तरह से स्थापित हो गया है, किसी की हिम्मत होती नहीं है। अब किस तरह से डकैती हो रही है? साइबर ठगी, है ना, झपट्टा मार कौन से? चैन खींच के चले गए, मोबाइल खींच के चले गए, लेकिन वही पकड़े जाते हैं। खैर, तो अब ठेकेदारों ने या कंपनी ने मौका देखा और कंपनी के जो मजदूर थे वो अपनी कुल्हाड़ियाँ, आरा वगैरह लेकर के जंगल में पहुंच गए। अब जब ये जंगल में पहुंच गए तो गोरा देवी की लीडरशिप में या गोरा देवी के साथ मिलकर के गांव की बहुत सारी महिलाएं और जो कुछ बच्चे कुछ पुरुष थे वो जंगल में चले गए जहां पर कटान हो रहा था। कौन से गांव में? रैणी गांव में। कौन से गांव में? रैणी गांव में। और वहां जाकर के ये पेड़ों से चिपक गए, वहां पर मीडिया भी मौजूद हो गया, मीडिया भी आ गया, हल्ला इतना हुआ, मीडिया भी वहां पर आ गया, पेड़ों से चिपक गए। उसके बाद प्रेस ने इसको नाम दिया चिपको मूवमेंट, और धीरे धीरे गोरा देवी की ख्याति इतनी बढ़ गई कि वो कहलाई चिपको वूमेन, है ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, उनका टाइटल है चिपको वूमेन। तो ध्यान रखना, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई है गोपेश्वर से हुई है, लेकिन बेटा चिपको आंदोलन की वास्तविक शुरुआत, जो एक्चुअल शुरुआत हुई है, वो 26 मार्च 1974 को रैणी गांव से गोरा देवी के नेतृत्व में हुई है। आपसे कोई पूछे चिपको कहाँ से शुरू हुआ तो आप बिल्कुल 24 अप्रैल 1973 आंसर लगाइए। आयोग गलत आंसर दे, आपका आंसर गलत बताए तो आपत्ति लगाइए, ठीक है ना। वो पूछे वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई तो 26 मार्च 1974 को हुई, ठीक है ना। शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट अंगलबल था, वास्तविक शुरुआत रैणी गांव से गोरा देवी। उसके बाद फिर ना जब अगले दिन अखबारों में ये खबर छपी कि भाई वहाँ उस गांव में ऐसा हो गया कि महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं और महिलाओं ने मजदूरों को मजबूर कर दिया भागने के लिए, तो फिर ऐसा वाह 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 वाह, जैसे सोशल मीडिया पर आजकल वायरल होती है ना खबरें, ऐसे फिर ये वायरल हो गई। उसके बाद तो फिर इनका जीवन ही बदल गया। फिर ये पर्यावरण को बचाने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए एक चेहरा बन गई, जैसे वो बनी थी कौन? ग्रेटा थुनबर्ग, समझ गए साहब? ओके, तो यहाँ से शुरुआत हो गई। अच्छा, उस समय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे बहुगुणा जी। पूरा नाम क्या हुआ उनका? हेमवती नंदन बहुगुणा। क्या टाइटल है हेमवती नंदन बहुगुणा का? धरतीपुत्र। हेमवती नंदन बहुगुणा का टाइटल है धरतीपुत्र, ठीक है साहब। उन्होंने देखा कि माहौल गर्म है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ समय के लिए वन कटाई पर रोक लगा दी, लेकिन ये मूवमेंट लगातार चलती रही। क्यों चलती रही कि इसमें बाद में जो है सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े। सुंदरलाल बहुगुणा जब जुड़े तो इस चिपको मूवमेंट को उन्होंने ना केवल पूरे देश में फैलाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको ख्याति दिला दी। तो एक इससे कह सकते हैं ना कि सरकार जो है बैकफुट पर आ गई। तो 1980 में इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि भाई हिमालय में, पूरे हिमालय में, उत्तराखंड में नहीं, पूरे हिमालय में 15 साल के लिए अब पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाएगी। उसके बाद ये मूवमेंट थोड़ी सी धीमी हो गई थी। और इसी के बाद फिर जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं उन्होंने अपना जो रुख है पर्यावरण बचाने के साथ साथ, जंगलों को बचाने के साथ साथ अब अपना जो ध्यान केंद्रित कर दिया जो पहाड़ पर बड़े बड़े डैम हैं उन पर। और 1980 से उन्होंने टिहरी डैम के खिलाफ मूवमेंट शुरू की जो उनके आखिरी सांस तक वो चलती रही। टिहरी डैम जो है कि 70-75 में बनना शुरू हो गया था उसका प्रोजेक्ट, लेकिन धीरे धीरे कर करके ये अभी कुछ एक साल पहले करके बन करके तैयार हुआ और चलना शुरू किया। तो इसमें जो देरी हुई है उसमें बहुगुणा जी ने कहा कि भाई अगर इतने बड़े बड़े डैम आप बनाओगे तो इससे जो हमारे जो पहाड़ है, पहाड़ का जो पर्यावरण संतुलन है, पारिस्थितिक संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा। खैर जो भी है, तो अगर सुंदरलाल बहुगुणा से आपको सवाल पूछेंगे तो आपसे ये पूछेंगे कि इन्होंने शुरुआत नहीं की चिपको की, लेकिन चिपको में सबसे ज़्यादा जो काम किया वो बहुगुणा जी ने किया। पर्यावरण बचाने, वन आंदोलन में सबसे ज़्यादा काम किया बहुगुणा जी ने। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन ले गए? बहुगुणा जी ले गए, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान किधर कर दिया? बड़े बड़े डैमों के विरोध में। शुरुआत कहाँ से की? टिहरी डैम से, ठीक है, ओके। ये चीज़ें मैंने लिखी भी होंगी। अब इसी तरह से एक और मूवमेंट है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो, हाँ एक चीज़ और है कि जो रैणी गांव है ये किस नदी घाटी में है? चमोली जिले में तो है। किस नदी घाटी में? अलकनंदा घाटी में। एक बार सवाल ये भी आया था कि किस नदी घाटी से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, तो अलकनंदा नदी घाटी से ही आंदोलन शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट आता है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन यह है, देखो नंदा देवी पार्क बना,
नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो जब नंदा देवी पार्क बना, बहुत बड़े इलाके में बना तो जो स्थानीय निवासी हैं उनके अधिकार खत्म हो गए। भाई यहाँ से अपने मकान झोपड़ियाँ हटाओ, अपने मवेशी पशु लेकर के जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो अब पशुओं का संरक्षण या जंगल का संरक्षण होगा। तो इससे क्या होगा कि नाराज़ होकर के जो स्थानीय महिलाएँ हैं, खास करके रैणी और लाता गांव की, देखो रैणी और लाता दोनों से गोरा देवी का नाता है ना। अब देखो तुम्हारे मोहल्ले या तुम्हारे गांव की कोई बच्ची है, कोई बहुत बड़ा काम कर जाए तो एकदम एक जोश आ जाता ना, चर्चा जोश आ जाती है ना। हाँ, जैसे किसी मोहल्ले का बच्चा यहाँ से सेलेक्ट हो जाए कोचिंग से ना, तो भाई साहब अगले 1-1.5 महीने में उस मोहल्ले से बाढ़ आ जाती है कोचिंग में, और जैसे वो बाढ़ आती है वैसे ही ख़त्म भी हो जाती है। क्यों? यहाँ आके देखते हैं यार पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि कोचिंग में जा करके कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 8 बजे की क्लास है, 10 बजे आ रहे हो, 11 बजे बस्ता उठा करके फिर निकल ले रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हें तो देखा जरूर, तुम्हें कह नहीं रहा, तुम तो मजबूर हो, टाइम से नहीं आ पाते, है ना। हाँ चलो ठीक है। तो झपटो छीनो आंदोलन, हाँ, तो अब उसमें क्या हुआ, आपसे पूछेगा भाई झपटो छीनो आंदोलन कहाँ हुआ? चमोली जिले में नंदा देवी पार्क में, ठीक है। किस गांव से? रैणी और लाता गांव से। क्या था ये? इसमें स्त्रियां और पुरुष जो थे, खास करके महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा थी। मैंने लिखा भी हो, हाँ तो नहीं लिखा है तो लिख दूँ, खास करके महिलाएं। 26 जून 1998 से ये मूवमेंट शुरू हुई और इसका मकसद ये था कि भैया अपने जानवर लो और जंगल में घुस जाओ, और सरकार से कहो अब तुम हटा सको तो हटा लो, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाए कब्जा कर लो। तो ये जंगल पे एक तरह से कब्जा करने की मुहिम थी, यानी कि अगर तुम हमें वैसे नहीं दोगे, अनुनय विनय से रिक्वेस्ट नहीं दोगे, तो हम अपना हक जबरदस्ती छीन लेंगे, ठीक है ना। आगे चलें। फिर आता है रक्षा सूत्र आंदोलन, तो ये पॉजिटिव है। रक्षा सूत्र आंदोलन में ये है कि जो सुरेश भाई हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी टिहरी में, भिलंगना घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से। इन्होंने कहा कि पेड़ों को आप जो है पेड़ लगाएं, नए पेड़ लगाएं, जो पुराने पेड़ हैं उस पर एक राखी बांधें, यानी कि धागा बांधें, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी हो गई। तो इसको नाम दिया गया रक्षा सूत्र आंदोलन। भिलंगना घाटी जो कि टिहरी जिले में, वहाँ से कब? 1994 से। किसने शुरू किया? सुरेश भाई ने। फिर आता है पानी राखो आंदोलन, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे आपसे हम। पानी राखो आंदोलन का मतलब हम आपको बताएंगे, एक चाय पी लें, थोड़ा रोक दीजिए। तो अब ना ये जो हमारी पर्वतीय लैंग्वेज है उसमें ये है पानी राखो। पानी राखो मतलब पानी की रखवाली करो, पानी को बचाओ। पानी राखो मीन्स पानी को बचाओ। कैसे बचाओ? अभी आप देखो बहुत सूखा हो रहा है ना, सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया क्या कि जो बेमौसमी धान की खेती हो रही है वो नहीं होगी। अभी देखा सरकार ने ऑर्डर, ये ऑर्डर लगभग हर साल जारी होता है, अब देखो जैसे मैं स्टोरी बनाने लगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने बैठे हैं, अब जैसे मैं स्टोरी बताने लगा, हो सकता है पहले भी आपको बताया, तो अब जब इसको रिवाइज करो तो आप इसको स्किप कर दो, सीधे मुद्दे पे आ जाओ। अब आप पहाड़ी हो तो आपको पता ही पानी राखो क्या होता है ना। तो यहाँ पर पानी बचाने के लिए अंशिका क्या करना होगा? मैं आपको देख रहा हूँ ना, वाटर लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो एक तो चलो सरकार ने बेमौसमी धान की खेती पे है उस पर रोक लगा दी है ना, चलो साहब नहीं कर रहे, लेकिन बारिश कैसे हो, या बारिश में जो बहता पानी है वो कैसे रुके? भाई सरकार ने पॉलिसी बना दी कि बेमौसमी धान जो है वो बहुत ही पानी खींच रहा है ज़मीन के नीचे से, जिससे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बेमौसमी धान की खेती नहीं होगी। या अक्सर आपने देखा होगा ना, जब सूखा पड़ता है तो सरकारी आदेश आते हैं ना कि भाई आप जो है मोटर से अपना वाहन नहीं धोएंगे, जानवरों को नहीं नहलाएंगे, आते हैं ना इस तरह का आदेश, जुर्माना हो जाता है। तो ये तो सरकार ने एक तरह से हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन इससे चलो ठीक है, हमने एक इंजेक्शन तो लगा दिया, लेकिन इससे नीचे का पानी ऊपर तो बढ़ता नहीं ना। जितना पानी तो हमने खींच लिया वो तो खींच ही लिया। तो ऐसा क्या हो कि ज़मीन के नीचे पानी जाए, पानी की खुदाई हो, पानी की जुताई हो, ज़मीन के नीचे पानी जाए, जैसे बीज बोते हैं पानी को ही बोल दें, कहते हैं ना जल संभरण, सुना सब? वाटर हार्वेस्टिंग सुना? वाटर हार्वेस्टिंग सब सुना आपने? चलिए खैर अभी बताऊंगा आपको। तो उसका तरीका क्या है? देखो घने जंगल ना हो, ऊपर हरियाली हो, बारिश आएगी, तेज़ बारिश आई और हरियाली नहीं है तो पानी बह जाएगा, है ना। हरियाली होगी, झाड़ियाँ होंगी तो पानी थोड़ा धीरे धीरे रुक के चलेगा आगे को। अब जब पानी धीरे धीरे रुक के चलेगा तो जाहिर सी बात है ज़मीन उसको सोखेगी। एकदम से बह जाएगा तो नहीं सोखेगी, लेकिन धीरे धीरे रुक के चलेगा, ज़मीन उसको सोखेगी। इसके अलावा जगह जगह गड्ढे हों, नदी घाटियाँ हों, नहरें हों, तालाब हों, कुएँ हों, पानी उनमें रुकेगा, उनसे रुक करके धीरे धीरे पानी नीचे ज़मीन में जाएगा, है ना। अब तो पहले क्या होता था, घरों में गड्ढे होते थे, जब कच्चे घर होते थे ना गाँव, खास करके गाँव में, शहरों में भी घरों में गड्ढे होते थे, उसमें पानी रुकता रहता था।
आप जो हैंडपम्प चला रहे हैं ना, हैंडपम्प का पानी आपके घर के आगे नाले में सड़ रहा है और उसमें मच्छर पल रहे हैं और उसमें जो है कि मक्खियाँ पल रही हैं और आपको तमाम तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। बीमारियाँ तो देखो अब नहीं हो रही क्योंकि साफ़ सफाई है। लेकिन साहब अब चलो साहब घर में गड्ढा तो नहीं है, लेकिन मोहल्ले में तो कोई गड्ढा होना चाहिए ना, तालाब होना चाहिए। सारे तालाब आपने पाट दिए, पार्क ख़त्म कर दिए। पार्क का मतलब हरियाली, पार्क का मतलब हरियाली, तो जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा पानी रोक रहा है। पार्क खत्म हुआ है, गड्ढे खत्म हो गए, नहरें आपने पाट दी। इधर देखो गदरपुर में ही आगे जाके जो पुराना पोस्ट ऑफिस है वो नहर है, नहर के अंदर लोगों ने मकान बना लिए। अब जब बारिश आती है तो रोते हैं, हाय पानी भर गया, हाय पानी भर गया। अरे तुमने नदी में मकान बना लिए, पिलर लगा के, पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो जो पानी को ज़मीन के अंदर सोखते थे या एब्जॉर्ब करते थे, हरे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जंगल, तालाब, गहरी नदी, घाटियाँ, कुएँ, वो सब आपने पाट दी तो पानी रुकेगा कहाँ से। अमृत सरोवर योजना थी ना, वो हर गांव में एक तालाब खुद रहा था, क्या अमृत सरोवर नाम दिया गया था ना उसको। तो ऐसा ना प्रोजेक्ट है, सरकार ने क्या किया कि भाई हर गांव में एक तालाब खुदे, तालाब खुदेगा उसमें पानी रुकेगा, गांव का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। खैर, तो लंबे प्रोसेस है। लंबे प्रोसेस ये क्या है, हरियाली बढ़ाओ और जो पानी को सोखने के, पानी को रोकने के जो सोर्स हैं तालाब वगैरह, उनको रोको। इसी मुहिम को सच्चिदानंद भारती जी ने शुरू किया पहाड़ में। कहाँ से? पौड़ी ज़िले में उफरे खाल से। पौड़ी ज़िले में उफरे खाल में एक स्कूल में ये टीचर है, तो वहाँ पर उन्होंने एक संगठन बनाया अपना, जिसका नाम था दूधातोली लोक विकास संस्थान। क्या नाम? दूधातोली लोक विकास संस्थान नाम से उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई, शुरू में ऐसे ही बातों बातों में हो गई। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले स्कूल में एक नर्सरी बनाई गई, जो पुराने देसी बीज हैं उनको इकट्ठा किया गया, बोया गया। अखरोट के पेड़ों से शुरू हुआ था, तब तुमको नींद आ रही है। अखरोट के पेड़ों से ये तबीयत ठीक है आपकी? अखरोट के पेड़ों से शुरू हुआ था। पहले स्कूल में अखरोट के पेड़ लगाए गए, उसे बेचा गया, उससे थोड़ी इनकम हुई। फिर गांव में लगाए गए वो पेड़, बेचा गया और इनकम हुई। फिर तो ये मुहिम आसपास के गाँवों से शुरू हो गई। अब इस संगठन ने कहा कि भाई अब ये संगठन क्या है, हर गांव में नए नए बीज मुहैया कराता है, उससे पेड़ पौधे उगते हैं, उससे लोगों को आय भी होती है, वो पेड़ पौधों से होती है क्या? हरियाली। अब इन्होंने क्या मुहिम शुरू की? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने हरियाली को बढ़ावा देना, यानी कि हर गांव में हमने नए नए पेड़ लगाने, यानी अपने निजी जंगल उगाने। हर गांव के जंगल होगा तो आपको ज़रूरत के लिए जो लकड़ी है, जंगल से और भी जो चीज़ें मिलती हैं वो सब आपको आसपास मिलने लगेंगी। इसके अलावा पहाड़ों में जो भी सूखे हुए गधेरे हैं, गड्ढे हैं, जैसे हम कहते हैं ताल तलैया, पोखर, पहाड़ पर उसको कहते हैं चाल खाल, है ना। ये छोटे मोटे चक डैम जैसे होते हैं चाल खाल। आप सिर्फ ये समझ लो चाल खाल से यहाँ पर के छोटे मोटे तालाब। तो उन्होंने कहा जो तालाब सूख चुके हैं उनको फिर खोदो, नए तालाब बनाओ, छोटी छोटी कुइयाँ बनाओ, जिससे कि पहाड़ पर पानी रुके, हरियाली हो, छोटे छोटे तालाब हो, पहाड़ पर पानी रुके, वो पानी जो है चट्टान के नीचे जाए, चट्टानों में नमी हो, चट्टानों में क्या हो? नमी हो, और उसके बाद उसमें बीज बखेर दो। जगह जगह जाओ और जाकर उसमें बीज बखेर दो। इससे क्या होगा? पहाड़ पे क्या बढ़ेगी? हरियाली बढ़ेगी। पहाड़ पे हरियाली बढ़ेगी और उसी के साथ आप देखोगे कि जब जो छोटे छोटे ताल तलैया आप बना दोगे उसमें पानी रुकेगा और जो चट्टानें हैं उनके अंदर नमी आएगी। जब नमी आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें अपने आप ही नए नए प्लांट्स उगाएंगे। तो ये मुहिम थी जिसको नाम दिया गया पानी राखो आंदोलन। मूल रूप से ये जल संरक्षण की मुहिम है, लेकिन जल संरक्षण के साथ साथ अभी आ गई है वन संरक्षण पर भी या हरियाली को बढ़ाने पर भी। मैंने लिखा है इसका फोकस किस पे था? जो ताल तलैया है, जो पुराने हैं संभालो और नए बनाओ। जो ताल तलैया चाल खाल है, पुराने संभालो नए बनाओ, चाल खाल बचाओ, पेड़ लगाओ, और इससे क्या होगा? आपकी नदियों का संरक्षण हो जाएगा। जब चट्टानों में नमी आ जाएगी तो पानी जाएगा कहाँ? नदियों में। जो नदियाँ जो सूखी हैं उनमें पानी बहने लगेगा, तो उस पानी पर जो आश्रित लोग हैं उसको फायदा होगा। ठीक है साहब। अब इस संगठन ने इतना काम किया कि वहीं पर इसी उफरे खाल के आसपास एक गधेरा है, बरसाती नाला, जिसका नाम है गाड। तो इसमें केवल बारिश में पानी आता है। अब ये सदा नीरा हो गया, इसके आसपास इतना पानी हो गया हरियाली से और ये जो चाल खाल है इनको बचाने से कि इसमें अब जो है पूरे साल पानी बहता है। इसका नाम हो गया अब गाड गंगा। इसका नाम हो गया है गाड गंगा। एक जाट गंगा है वो नहीं, इसका नाम हो गया है गाड गंगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट आते हैं जगत सिंह चौधरी जंगली। इनका टाइटल है जंगली। ठीक है ना। वो बहनें जो भाई को कह देती हैं जंगली, वो वाला जंगली नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना। अक्सर कहती है ना बहनें, कोई भाई ऐसा है जिसकी बहन ने उसे जंगली ना कहा होगा, सबको कहा है। ठीक है ना साहब, मुझे भी कहा है ना जंगली। ओके, तो खैर एक प्यारी सी गाली होती है ये, जो बहनों के द्वारा मिलती है भाइयों को। और भाई बहनों को कौन सी गाली देते हैं आपको सबको पता है। मैं और यार तो बोलूँगा नहीं, तुम यार बंद करो, मैं बोलता हूँ इसको बंद तो करो, सेव करो इसको।
तो चलिए मैंने आपको बता दिया है, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो एक कमेंट करें आप, है ना, कि क्या कहते हैं। तो जगत सिंह चौधरी जंगली जो हैं ये बीएसएफ के रिटायर फौजी हैं। फौज से रिटायरमेंट होने के बाद अपने गांव आए। अब देखा है यार रोजी रोटी का साधन तो कोई है नहीं, ना हमारा ना आसपास के लोगों का। तो इन्होंने क्या मुहिम शुरू की कि रुद्रप्रयाग जिले में कोटमल्ला गांव में इनकी कुछ निजी ज़मीन थी, 2-2.5 हेक्टेयर 4-5 एकड़ निजी ज़मीन थी। वहाँ पर इन्होंने तरह तरह के पेड़ लगाने शुरू कर दिए, उतीस के पेड़, बांज के पेड़, तरह तरह के पेड़ लगाने इन्होंने शुरू कर दिए। अब जो तरह तरह के जो पेड़ लगाए ना, उससे वहाँ पर हरियाली हो गई, हरियाली से बारिश होने लगी, नमी आ गई। अब उन पेड़ों से इन्हें इनकम होने लगी, उन पेड़ों से इन्हें इनकम होने लगी। अब उसके बाद इन्होंने आसपास की ज़मीनें खरीदी, वहाँ पर भी पेड़ लगाने शुरू कर दिए। अब जब लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा कि यार ये तो मुहिम बड़ी बढ़िया है, पेड़ों से भी इनकम मिल सकती है, पेड़ों से न केवल इनकम मिलेगी बल्कि हमारा जंगल, हमारा पहाड़ बच भी सकता है। तो इनकी देखा देख पूरे इलाके में अभी एक मुहिम शुरू हो गई है कि जो है कि मिक्स फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दो, पहाड़ पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाओ, ऐसे पेड़ पौधे लगाओ जो पानी को बचाते हों, चारा देते हों और मिट्टी को खिसकने से बचाते हों, और तमाम तरह की जो सुविधाएं वो हमें देते हो। तो इनका टाइटल हो गया जगत सिंह चौधरी जंगली। कहाँ के हैं ये? रुद्रप्रयाग जिले में कोटमल्ला गाँव में। ठीक है, ओके। फिर आते हैं कल्याण सिंह रावत। इनको नाम क्या दे दिया? कल्याण सिंह रावत मैती। कल्याण सिंह रावत मैती। इन्होंने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी? मैती मूवमेंट या मैती आंदोलन। पहाड़ पे मायके को कहते हैं मैत। अच्छा, ये मूवमेंट इतनी फेमस है कि सभी लोग इसको जानते हैं। पहाड़ पे मायके को कहते हैं मैत। तो इन्होंने एक रस्म शुरू करवाई पेड़ों को बचाने के लिए या नए नए पेड़ लगाने के लिए कि जब दुल्हन की विदाई होगी तो दुल्हन विदाई के समय में एक पौधा लगाएगी दूल्हे के साथ मिलकर के। दूल्हा दुल्हन दोनों विदाई के समय में एक पौधा लगाएंगे घर के आंगन में ही। घर के आंगन में जगह नहीं है तो गांव में जहाँ पर भी जगह मिल जाए वहाँ पर पौधा लगा जाएगा। और दुल्हन की विदाई के बाद उसकी जो बहनें हैं या जो सखियाँ सहेलियाँ हैं वो हमेशा उस पेड़ की देखभाल करेंगे। ठीक है ना। तो एक तरह से पर्यावरण को लोगों की भावनाओं से जोड़ा, है ना। कहते हैं ना कि इसमें से कौन सा आंदोलन जो है कि पर्यावरण के साथ साथ भावनाओं को जोड़ता है। एक बार ऐसे सवाल आया था, तो मैती आंदोलन है। उसके बाद धीरे धीरे एक से दूसरे गांव, दूसरे तीसरे गांव, उसके बाद अब तो ये रस्म हो गई है ना। हल्दी की रस्म के साथ साथ अब साहब मैत की रस्म कब होगी ये भी कार्ड पे आपके लिखा रहता है। तो पेड़ लगाना और लगाने के साथ साथ अब उसकी देखभाल भी करना है। मैती नाम से ये शुरू हुआ था। तो अब ये पूरे गढ़वाल में और गढ़वाल के बाद कुमाऊं में भी ये मूवमेंट शुरू हो गई है। तो आप कहेंगे कहाँ से शुरू किया? 1994 में ग्वालदम चमोली से। किसने? कल्याण सिंह रावत मैती। इनका टाइटल हो गया मैती। ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इन्हें 1981 में पद्मश्री अवार्ड मिला था लेकिन उन्होंने ये लौटा दिया था। 1984 में इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड मिला। 1985 में वृक्ष मानव अवार्ड मिला। 1986 में जमनालाल बजाज अवार्ड मिला। उसके अलावा 1987 में राइट लिवलीहुड, जिसे वैकल्पिक नॉवल कहते हैं, वो मिला। 2009 में मिला इन्हें पद्म विभूषण। ठीक है। चन्नी प्रसाद भट्ट जी हैं, इन्हें 1982 में एशिया का नोबेल जिसे कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 2013 में गांधी शांति अवार्ड मिला, महात्मा गांधी। ठीक है ना। गांधी शांति अवार्ड। देखो सो लिया करो, तुम जब सोती हो तो मुझे भी नींद आती है। ठीक है, रात को आराम से सो लिया करो। ठीक है, नींद नहीं आई? अच्छा, ओके। 2013 में इन्हें मिला महात्मा गांधी शांति अवार्ड। 2018 में मिला इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड। ठीक है। अच्छा, चंडी प्रसाद भट्ट की आत्मकथा है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। अब इनकी अपनी आत्मकथा है ये। गौरा देवी का जन्म हुआ टिहरी के लाता गांव में। इनका जन्म 1925 में हुआ, मृत्यु हुई इनकी 1991 में। ससुराल है इनकी चमोली गांव में, रैणी में। ठीक है। ये दोनों ही अलकनंदा वैली में, अलकनंदा घाटी में है। गोपेश के, हाँ मैंने लिख भी रखा है, ये कहाँ पर है? गोपेश्वर के पास, अलकनंदा वैली में। क्या? रैणी गांव जो है गोपेश्वर तहसील में है, गोपेश्वर के पास है। किस नदी घाटी में? अलकनंदा नदी घाटी में। बोनी देवी इनकी सहयोगी हैं, गौरा देवी की साथी हैं। और जब महिला मंगल दल की हेड से चिपको वुमेन गौरा देवी ने रिज़ाइन कर दिया, वो उनका दायरा और बढ़ गया, तो महिला मंगल दल की कमान यहाँ पर संभाली थी बोनी देवी ने। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में हुआ टिहरी के मरोड़ा गांव में। और भट्ट और बहुगुणा जो हैं वो भारत के जो आधुनिक पर्यावरणविद हैं उनमें से पहले हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको या वन आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बाद में इन्होंने अपना जो ध्यान दिया किस पे? बड़े बांधों के विरोध पर। बहुगुणा जी ने नारा दिया हिमालय बचाओ देश बचाओ और एक इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। चिपको जो महिलाएं हैं, जो चिपको आंदोलन है, चिपको वुमेन्स हैं, उन्होंने नारा किया दिया था वन जागे वनवासी जागे, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। इसके अलावा क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार।
अच्छा, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं ने UNDP का ग्लोबल 500 अवार्ड भी मिला है। मैंने मेहनत की है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल BPL से APL में आ जाए। थैंक यू। ठीक है, चलें भी।